चलो आज वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हम लोग पुनर्जागरण देखेंगे। कुछ बड़ी सामान्य चीज है जो कि भाई पुनर्जागरण का तात्पर्य क्या होता है, पुनर्जन्म का काल क्या था। ठीक है, इनिशियल प्रारंभिक स्थान कहाँ था, ठीक है, और इनने वैचारिक आधार कहाँ से लिया था। तो ये सब बड़ी सामान्य चीज है। पुनर्जागरण का तात्पर्य होता है पुनर्जन्म, अर्थात जब हम अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, परंपरा से निकलते हुए मानवतावादी राह की ओर बढ़ते हैं, तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। और इसका जो काल है वो 14वीं से 16वीं सदी है। लगभग 200 वर्षों तक ये चलते रहा। प्रारंभिक स्थान इटली था और वैचारिक अधिक आधार ग्रीक और रोमन जो प्राचीन विचारक थे, ग्रीक की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, यूक्लिड, उन्हीं लोगों से ये विचार लिया गया। तो ये एक सामान्य जानकारी है कि भाई पुनर्जागरण पढ़ने जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन यही है कि जहां अब सामंतवादी परंपराओं को तोड़ा जाएगा, नए मानवतावादी विचारों को लाया जाएगा। 14वीं सदी से ये शुरू हुई और 16वीं सदी तक चलती रही, 200 वर्षों तक। और इसका शुरुआत इटली के फ्लोरेंटाइन शहर से हुआ और इन्होंने जो प्राचीन ग्रीक रोमन विचारक थे उनके दर्शन को, विचार को आधार बनाकर उसे आगे बढ़ाया। अब देखो, अब प्रश्न शुरू हो जाएगा कि सबसे पहला प्रश्न कि पुनर्जागरण का कारण क्या है, पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों हुई। तो सबसे पहला चीज तो है व्यापार का उदय, दूसरा पूर्व की दुनिया से संपर्क, तीसरा कागज और मुद्रण का आविष्कार, कागज और मुद्रण का आविष्कार, चौथा
मंगोल दरबार से संपर्क, और पांचवा जो चीज है वो है उस्मानी तुर्क का उदय। ये पुनर्जागरण के कारण है। देखो, पुनर्जागरण के उदय का सबसे बड़ा कारण व्यापार का उदय है। यूरोप इसी समय वाणिज्यवाद के चपेट में आया, तो व्यापार के कारण क्या होता है कि बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ और इसका महत्व जो है वो बढ़ने लगा, और व्यापारियों की जो समिति थी, व्यापारियों की जो संस्था थी, उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो राजनीतिक व्यवस्था के रूप में सामंतवाद है उसका अंत किया जाए और उसके जो सहयोगी आदर्शवादी चर्च हैं उसका भी अंत किया जाए। तो यहाँ ध्यान रखना कि पुनर्जागरण ने एक साथ राजनीतिक और धार्मिक दोनों संस्थाओं पे प्रहार करना शुरू किया। इसके पीछे देखो कारण क्या है कि सामंतवाद प्रथा, मैंने समझाया भी है, व्यापार के लिए अनुकूल नहीं है। एक तो इसमें व्यापारियों को टैक्सेशन ज़्यादा देना होता है, नंबर एक। नंबर दो कि ये आपस में युद्ध लड़ते रहते हैं, इससे अशांति का काल बना रहता है, और स्वाभाविक है व्यापार के लिए शांति का काल, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। और इन सामंतों के समर्थक जो आदर्शवादी चर्च थे, उनका भी ऑब्जेक्टिव क्या था? एक रूढ़िवादी धर्म भीरू समाज बनाए रखो ताकि जनता अधिकारों की मांग न कर सके और सामंतों से पैसे ऐंठते रहो और विलासिता का उपयोग करते रहो। इसलिए व्यापारियों ने इन दोनों का क्या किया? विरोध किया। अब देखो इनके विरोध का तरीका क्या था कि भाई मध्यकालीन युग में जो अवसर सिर्फ और सिर्फ पादरियों को मिलता था, शहरों के उदय के होने के कारण अब ये अवसर सामान्य जन को मिलने लगा, जिससे शहर में क्या हुआ? व्यापार के साथ साथ या शहर के जो व्यापारी थे वो कला और संस्कृति के आश्रयदाता बन गए। तो अब इन कलाकारों को वहाँ से ज़्यादा सम्मान यहाँ मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे विचारों को गढ़वाया, ऐसे विचारों को जन्म दिलवाया जो सामंतवाद की बुराई करने लगा, सामंतवाद को समाज के लिए खतरनाक मानने लगा और चर्च के द्वारा स्थापित परंपरा का विरोध होने लगा।
और व्यापारिक गतिविधियों के कारण क्या हुआ, एक समाज दूसरे समाज के संपर्क में आया, विचारों का आदान प्रदान हुआ, इससे क्या हुआ, ज्ञान का विकास हुआ और परंपरा के स्थान पर तर्क ने स्थान ले लिया। दूसरा जो कारण आप लिखा हुआ देख रहे हैं, पूर्व के दुनिया से संपर्क। पुनर्जागरण ने क्या किया, आप सबको पता है, विज्ञानवाद भूगोलवाद को जन्म दिया। वास्को डी गामा ने पूर्व के दुनिया की खोज कर दी, तो पश्चिम के यूरोपीय व्यापारी भी अरब देश आने लगे और वो अरबी ज्ञान से परिचित हुए और फिर उन्होंने चर्च के रिफॉर्म में अरबी ज्ञान का प्रयोग किया, जिसमें अरस्तु के विचारों को शामिल किया गया, जिसको पंडित पंथ कहा जाता है। अर्थात उन्होंने अरबी ज्ञान से प्रभावित होकर चर्च के धार्मिक सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया। इस्लाम की तरह एक धर्म पुस्तक न्यू टेस्टामेंट, जिसको कि आप क्या कहते हो, बाइबिल, को रखा गया। चर्च को रिफॉर्म करते हुए उसे एक क्रमबद्ध, जैसे कि इस्लाम में मुल्ला, मौलवी, मौलाना, काजी, उलेमा वर्ग से लिया जाता है, उसी प्रकार इसने चर्च को क्रमबद्ध किया कि फादर होंगे, फादर के ऊपर बिशप होगा, बिशप के ऊपर आर्क बिशप होगा, आर्क बिशप के ऊपर कार्डिनल होगा और कार्डिनल के ऊपर पोप होगा। और इस प्रकार उन्होंने ईसाई धर्म को और चर्च को एक क्रमबद्ध तरीके में विकसित किया, उसे वैज्ञानिक आधार दिया और इस प्रक्रिया के चयन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वोटिंग सिस्टम को अपनाया गया। तो इस पंडित पंथ में वैचारिक आधार अरस्तु का लिया गया है, लेकिन ये प्रभावित जो है वो वास्तव में अरबियन ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। और इस पंडित पुनर्जागरण में पंडित पंथ आंदोलन ने चर्च के रिफॉर्म में पुनर्जागरण के काल में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यदि अब तीसरा चीज देखो, कागज और मुद्रण का आविष्कार, ठीक है। कहा जाता है कि प्रत्येक प्रकार की या कितने भी प्रकार की अनुकूल परिस्थिति होती, यदि कागज और मुद्रण का आविष्कार नहीं होता तो पुनर्जागरण संभव ही नहीं था। और सच्चाई है, तुमने भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार भी पढ़ा है आधुनिक काल में, उसमें कागज और मुद्रण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार यहाँ भी है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखो, कागज का आविष्कार चीन में हुआ, चीन से ये अरब गया और अरब से ये कहाँ गया, स्पेन, और स्पेन के रास्ते ये पश्चिम यूरोप पहुंचा। इस प्रकार कागज जो है यूरोप पहुंचा और लगभग जो आधुनिक प्रकार की मुद्रण प्रणाली है, टाइपिंग, ये लगभग 1436 से 1450 ईस्वी के बीच
इसका आविष्कार हुआ और 16वीं सदी आते आते इसका व्यापक स्तर पर क्या हुआ, प्रयोग हुआ। अब ज्ञान विज्ञान के प्रगति में इस मुद्रण ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अब आप कहोगे सर कैसे, तो वास्तव में आज ये ऑनलाइन का आविष्कार ने ही तो हमारे और आपके बीच में संपर्क स्थापित किया। हम अपने ज्ञान को विज्ञान को आपके पास तक पहुंचा रहे हैं और आप भी अपने ज्ञान विज्ञान को हमारे पास तक पहुंचा रहे हैं। यदि मान लो जो विद्वान पुनर्जागरण के काल के हुए, जो उनकी विचार थी, जो उनके दर्शन थे, वैज्ञानिकों के जो आविष्कार थे, वो जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। अब जन जन तक पहुंचने के लिए पांडुलिपि तो हो नहीं सकता है, तो जन जन पहुंचने के लिए आवश्यक है कि सस्ती से सस्ती दरों में अधिक से अधिक प्रतियों का निर्माण हो, और ये मुद्रण से ही संभव। तो इस प्रकार पुनर्जागरण के वैज्ञानिकों के विद्वानों के विचारों को सस्ते से सस्ते मूल्यों पर जन जन तक पहुंचाया गया, और जब वह जन साधारण तक पहुंचेगा तभी परंपरा विश्वास टूटकर उसके स्थान पर तर्कवाद बुद्धिवाद का निर्माण होगा। और चौथा चीज जो आप देख रहे हो, मंगोल दरबार से संपर्क। उस समय मंगोल शासक कुबलई खान, क्या नाम था, कुबलई खान, ये एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस समय। और कुबलई खान विद्वानों का बड़ा संरक्षक था। इसके दरबार में बौद्ध विद्वान, अरबियन विद्वान, भारतीय विद्वान सब लोग प्राश्रय पाते थे, और यूरोपियंस का इस दरबार से संपर्क हुआ। और इसमें उल्लेखनीय नाम मार्को पोलो का है, नाम सुना हो। मार्को पोलो ने भी कुबलई खान के दरबार में आश्रय लिया, और वो यहाँ के ज्ञान विज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ, और यूरोप में जाकर उसने इसे प्रकाशित किया। इससे सेंट कोलंबस बड़ा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर सेंट कोलंबस ने कई भौगोलिक खोज किया। तुम्हें पता होगा आधी दुनिया तो उसी बेचारे का खोजा हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, अर्थात यूरोप से पश्चिम के दुनिया का खोज करने का श्रेय सेंट कोलंबस को ही जाता है। और लास्टली जो तुम लोग देख रहे हो, उस्मानी तुर्क का उदय। ये तुर्क मुसलमान हैं, खलीफा के नेतृत्व में इसका उदय हुआ था। इस्लाम पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर विस्तार कर रहा था। अरब से पूर्व की ओर विस्तार करते करते
इंडोनेशिया, भारत होते होते इंडोनेशिया तक इस्लाम तब तक पहुंच चुका था। अब इस्लाम पश्चिमी विस्तार करता है। तो तुम्हें पता होगा, याद होगा, मैंने पढ़ाया है कि रोमन साम्राज्य का विभाजन दो भागों में हुआ था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तुनतुनिया थी, जो वर्तमान में इस्तांबुल कहलाता है, टर्की की राजधानी थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी वही थी। 1456 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने उस पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसे बेजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता था, उसे उखाड़ फेंका और टर्की में खलीफा का शासन स्थापित हुआ। तो हम देखते हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य में जो विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, विचारक थे, वो भाग भाग कर पश्चिम यूरोप की ओर गए और वहाँ पर व्यापारियों ने उन्हें संरक्षण दिया, आश्रय दिया, और उन्होंने इस पुनर्जागरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाया। इस प्रकार पुनर्जागरण सफल होता है। तो बेटा, पहले पुनर्जागरण का कारण आप लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। शीर्षक डालो, पुनर्जागरण के कारण लिखिएगा। पुनर्जागरण का सबसे बड़ा कारण व्यापार का उदय था। जिसके कारण शहरों का उदय हुआ और उसका महत्व बढ़ने लगा। व्यापारियों का उद्देश्य सामंती प्रथा और उसके समर्थक आदर्शवादी चर्च से लड़ना था। आदर्शवादी चर्च से लड़ना था। इसलिए वे इसके कटु आलोचक हो गए और प्राचीन संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। संदेह की दृष्टि से देखने लगे, जिससे स्वतंत्र विचारों की प्रगति हुई। स्वतंत्र विचारों की प्रगति हुई। मध्य युग में जो अवसर सिर्फ पादरियों को मिलता था, जो अवसर सिर्फ पादरियों को मिलता था,
अब वह अवसर अब वह अवसर व्यापारियों के कारण सामान्य जन को भी मिलने लगा। जिस शहर में जिससे शहर में व्यापारी कला एवं संस्कृति के आश्रयदाता बन गए। व्यापारिक गतिविधियों के कारण एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से व्यापारिक गतिविधियों के कारण एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से ज्ञान का विकास हुआ। ज्ञान का विकास हुआ। पैराग्राफ बदलो। पूर्व के दुनिया से संपर्क होने के कारण यूरोप में पुनर्जागरण को बल मिला। अरबों से प्राप्त ज्ञान को आधार मानकर यूरोप के विद्वानों ने अरस्तु के दर्शन के अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया। अरबी ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने नई विचार पद्धति जिसे पंडित पंथ कहते हैं, जिसके अनुसार चर्च के धार्मिक सिद्धांतों को क्रमबद्ध किया गया। और यूनानी दर्शन के कुछ सिद्धांतों के आधार पर एक संगठित तथा वैज्ञानिक विचार पद्धति का निर्माण किया। पंडित पंथ विचार पद्धति में
पंडित पंथ विचार पद्धति में अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। अरस्तु के दर्शन की प्रधानता थी। इस पंडित पंथी आंदोलन से पुनर्जागरण को बहुत बड़ा बल मिला। पैराग्राफ बदलोगे, पैराग्राफ बदल लेंगे। प्रत्येक प्रकार के अनुकूल परिस्थितियां रहने के बावजूद भी अनुकूल परिस्थितियां रहने के बावजूद दो चीजों के अभाव में पुनर्जागरण का आगे बढ़ना असंभव था। ये दोनों चीज कागज और मुद्रण थी। ये दोनों चीज कागज और मुद्रण थी। कागज का जन्म चीन में हुआ। जहां से अरबियों ने सीखा और फिर स्पेन के रास्ते पश्चिमी यूरोप तक पहुंचा। इटली में इसका सबसे पहले निर्माण किया गया। आधुनिक प्रकार के छापे खाने का आविष्कार 1436 से 1450 के बीच हुआ। 1436 से 1450 के बीच हुआ, जो 16वीं शताब्दी तक व्यापक हो गया। ज्ञान